डियर स्टूडेंट, 12th क्लास बायोलॉजी टर्म 2 का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन है नंबर 1, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन एंड टोटल 13 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। इन सेक्शन ए देयर आर 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड इन सेक्शन बी देयर आर 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स and section C has a case study which have 5 marks. So सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन है ह्यूमन्स हैव इन्नेट इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन दैट में एंटर द गट along with food. What are the 2 barrier that protect the body from such pathogen? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पैथोजन से बचने के लिए 2 बैरियर की बात हो रही है। तो सबसे पहला फिजिकल बैरियर रहेगा म्यूकस, और सेकंड जो रहेगा फिजिकल बैरियर में यदि हम बात करें तो म्यूकस जो है वो प्रेजेंट रहता है हमारी जितनी भी ओपनिंग है, और सेकंड रहेगा फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है स्टमक में, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में आने वाले बैक्टीरिया को किल करने का काम एसिड के द्वारा किया जाता है। सो 2 बैरियर की बात हो रही है। फिजिकल बैरियर म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और सेकंड है स्टमक के अंदर जो HCl एसिड है, ऐसे सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम है ये। सेकंड क्वेश्चन है ए पेशेंट एडमिटेड इन ICU, एक पेशेंट को ICU में एडमिट किया गया है, डायग्नोज टू हैव सफर्ड फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। द कंडीशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज डिपिक्टेड इन द इमेज बिलो। कंडीशन ये है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है कोरोनरी आर्टरी में। बच्चों ये जानते हैं हम, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि स्वयं हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब यदि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती किसी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण, क्लॉटिंग के कारण, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। इसका यूज़ क्लॉट बस्टर के रूप में किया जाता है फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन दिस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सेकंड है स्टेटिन, एक प्रोडक्ट है, ये एक फंगस है ईस्ट मोनस्कस परप्यूरियस, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये दोनों हमको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और दूसरी चीज़ है आपकी स्टेटिन। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्टेटिन ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस and statin obtained from Monoscus purpureus which is blood cholesterol lowering agent। अब बात करेंगे हम ऑप्शन, इसमें जो एक ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, substantiate by giving 2 reason as to why a holistic understanding of the flora and fauna the copeland is required before introducing an appropriate biocontrol method। इनका कहना है कि एरेडिकेशन ऑफ पेस्ट विल डिस्टर्ब प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। यदि हम किसी प्रकार के केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं और पेस्ट को पूरी तरह रिमूव कर देते हैं तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बुरी तरह से प्रभावित होता है, और बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन फ्लोरा एंड फोना एज फूड और होस्ट मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उस स्थिति में क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। इंसेक्टिसाइड किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना यूज़फुल और हार्मफुल दोनों प्रकार के इंसेक्ट को किल कर देते हैं। इससे बहुत सारे प्लांट्स का जो पॉलिनेटर है वो मर जाता है, और ये रिलेशंस बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें हॉलिस्टिक अप्रोच का यूज़ किया जाता है that various life forms that inhabit the field, their life cycle pattern of feeding and the habitat that they prefer are extensively studied and considered। तो वहाँ का पूरा फ्लोरा फोना
उनकी लाइफ साइकिल, उनकी डिपेंडेंस सबका स्टडी किया जाएगा, तब जाके हम क्या करते हैं, किसी भी नए इंडिविजुअल को पॉपुलेशन में एंटर कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, स्टेट एनी 3 ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखिए, यह जो है एसिटाइल एन एसिटाइल मॉर्फिन है और इसी को मॉर्फिन नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें ये सबसे पहली चीज़ होती है कि ये कलर में वाइट होता है, दूसरी ऑर्डरलेस होता है, किसी प्रकार की इसमें गंध नहीं पाई जाती, और तीसरी चीज़ होती है कि ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। तो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए, परीक्षा में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, वाटर सैंपल वेयर कलेक्टेड एट पॉइंट ए में हमने वाटर कलेक्ट किया, बी में कलेक्ट किया और सी, 3 पॉइंट हैं। एक नदी बह रही है जिसमें ये वाली जो ए जो है अपस्ट्रीम, यानी यहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है नदी का बहना, और ये धीरे 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 आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो बात कर रहे हैं कि शुगर फैक्ट्री के पास जब बीओडी टेस्ट किया गया तो शुगर फैक्ट्री के पास निश्चित ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी यहाँ पर गंदगी ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीओडी रहेगी पॉइंट ए पर, यदि हम बात करेंगे। उसके बाद बी और सी, यानी सी पर सबसे कम बीओडी या सबसे कम प्रदूषण हमें दिखाई देगा। द वाटर वाज रिलीज्ड आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट where vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks consume the major part of the organic matter present in the river water or effluent due to sugar factory and sewage treatment। इनका कहना है कि बीओडी लेवल को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो इसका एकमात्र उपचार है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यदि किया जाए, यूज ऑफ फ्लॉक्स, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम इस नदी को प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम जब भी कोई भी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है उसका पहले बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए, शहरों से जो है सीवेज डिस्चार्ज किया जाए, उसके पहले उसको प्रॉपर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है वो उसमें से निकाल लिए जाएंगे, तो ये पानी जो है ये नदी प्रदूषित होने से बच सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, An ecologist study an area with population A thriving on unlimited resources। यहाँ पर बात हो रही है कि A पोजीशन पर अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, तो अनलिमिटेड रिसोर्स जब भी रहेंगे वहाँ पर क्या होगा, फिटेस्ट जो इंडिविजुअल रहेंगे वो सरवाइव करेंगे। एंड शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, introduce population B and C to the same area. What will be the effect on the growth pattern of the population A, B, C when living together in the same habitat? The resource of growth will become finite and limiting and population growth will become realistic। हम जानते हैं कि जैसे ही A, B और C में से जो भी पॉपुलेशन फिट रहेगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नियम कहता है कि जो भी पॉपुलेशन फिट रहेगी वही जो है आगे सरवाइव कर पाएगी। तो ए, बी और सी तीनों या तो ये कर सकती है क्या, रिसोर्स का आपस में बंटवारा कर लें, है ना। रिसोर्स जो है वो अब लिमिटेड हो जाएंगे, इस स्थिति में अब रिसोर्स क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, और अब जो ग्रोथ होगी वो एस शेप्ड ग्रोथ होगी। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ अब एस शेप्ड हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ अब लिमिटेड रिसोर्स के कारण हो गई है। 6th क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड पॉलिनेटर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। एक तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विद द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ फिग स्पीसीज, जैसे जैसे फिग स्पीसीज की पॉपुलेशन कम होती जाती है, इट वाज नोटिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ वास स्पीसीज आल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन, यानी प्लांट यदि संख्या
कम होगी तो उसका पॉलिनेटर भी संख्या में कम हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो इस तरह के रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इस तरह का रिलेशनशिप? म्यूचुअलिज्म कहता है दे आर मेड फॉर ईच अदर। तो इस तरह के रिलेशनशिप में क्या है, प्लांट और पॉलिनेटर, फिग और वास्प दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, एंड वास्प डिपेंड ऑन फिग फॉर द फूड एंड शेल्टर, एंड फिग डिपेंड फॉर pollination. With the decline in population of fig, wasp loses its source of food and shelter. इस तरह से ये होता है। दूसरा इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जाता है, द इनहेबिटेंट ऑफ एंटार्क्टिका आर फेसिंग फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर आउट ऑफ द रेगुलेटर एंड द कन्फर्मर, विच ऑफ द टू विल हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के चांस हमेशा आप बता सकते हैं कि रेगुलेटर क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर रेगुलेट कर लेते हैं, और इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने आप को जीवित बचाए रखते हैं। टू एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला एडेप्टेशन है थर्मो रेगुलेशन, और दूसरा हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन के अलावा दूसरा जो एडेप्टेशन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। इस तरह से ये क्या करते हैं, सर्दी में और गर्मी में अपने आप को बचा के रखने का काम करते हैं। फिर बात आती है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल हैं, हम जानते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर जो रहता है उसको रेगुलेटेड करने वाले कौन कौन हैं। नंबर 1 है बर्ड, और दूसरे होते हैं हम और आप यानी मैमल्स। तो बर्ड और मैमल्स क्या रहेंगे, इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये 6 क्वेश्चन हुए, पोर्शन ए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम सेक्शन बी जो है उसको पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू।